किसानों के साथ काम करते हैं, उनकी जो खेत होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है, उसको सुधारने का काम करते हैं। तो किसी ने हमें नॉमिनेट किया था यूएनसीसीडी का एक डेजर्टिफिकेशन का एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, जिनका हेडक्वार्टर बॉन में है। तो वहाँ पे जर्मनी में, तो वहाँ पे किसी ने हमारा नाम नॉमिनेट किया था। तो हमें एक कॉल आया था बॉन से, जर्मनी से, कि आपको एज ए लैंड हीरो सिलेक्ट किया गया है और आपको जर्मनी आना होगा 15 जून के आसपास। तो जब मैं मेरे पिताजी के पास गया था कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, आपका खेत दे दो, तो उन्होंने मुझे सीधा घर से निकाल दिया था। पुणे के एक छोटे से गांव से रहने वाले सिद्धेश को यूनाइटेड नेशन से एक फ़ोन आता है कि आपको लैंड हीरोज़ के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। यह ऐसा अवार्ड है जो दुनिया भर में सिर्फ 10 लोगों को मिलता है। पहले उन्हें लगता है कि मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, क्योंकि वो जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बात का यूएन तक पहुंचना उनके समझ में नहीं आता। लेकिन फिर पता चलता है कि ये हकीकत है। सिद्धेश हमारे साथ हैं और ये पूरी जो कहानी है, किस वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है और यूएन ने इनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, क्या काम है इनका, इन्हीं से बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो ये क्या कहानी है, कैसे, कौन सा अवार्ड मिला आपको, क्यों मिल रहा है? जी, हम किसानों के साथ काम करते हैं, उनकी जो खेत होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है, उसको सुधारने का काम करते हैं। तो किसी ने हमें नॉमिनेट किया था यूएनसीसीडी का एक डेजर्टिफिकेशन का एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, जिनका हेडक्वार्टर बॉन में है। तो वहाँ पे जर्मनी में, तो वहाँ पे किसी ने हमारा नाम नॉमिनेट किया था। तो हमें एक कॉल आया था बॉन से, जर्मनी से, कि आपको एज ए लैंड हीरो सिलेक्ट किया गया है और आपको जर्मनी आना होगा 15 जून के आसपास। तो शुरुआत में मुझे वही लगा कि ये कोई तो मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में जैसे उन्होंने और गहराई में जाके बताया, व्हाट्सएप पे बताया, ईमेल पे कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने, तब जाके समझ में आ गया कि ये कुछ रियल अवार्ड तो है। क्या और उसके करते लिए हैं, क्या काम है आपका, किस नाम से ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? जी, मैं एक एग्रो रेंजर्स नाम की एक संस्था चलाता हूँ, जो एक एनजीओ है। एग्रो रेंजर्स। एग्रो रेंजर्स तो पुणे के ड्रॉट विलेजेस में हम काम करते हैं, जहाँ पे मैंने मेरे खुद के गांव से ये काम स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने सॉइल टेस्टिंग का काफ़ी फार्मर के साथ काम किया था और उसमें हमें पता चला था कि वहाँ की मिट्टी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और अगर उस मिट्टी को सुधारना है तो किसानों के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब हुई मिट्टी फार्मर्स को डायरेक्ट लाइवलीहुड इम्पैक्ट करती है। तो उनका एग्रीकल्चर लाइवलीहुड कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वो सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव करने के साथ। तो इसलिए हम फार्मर के साथ उनके खेत पे एक एग्रो फॉरेस्ट्री नाम के मॉडल से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें बेसिकली हम फार्मर्स के खेत पे ट्रीज़ और क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ताकि फार्मर्स का इनकम डाइवर्सिफाई हो जाता है और उसके साथ सॉइल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो आपकी जर्नी कैसी रही, कब शुरू किया आपने, क्यों आपको लगा कि ये काम करना चाहिए, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप, फैमिली में फादर्स वगैरह क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल जी, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के कम्युनिटी में ही पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी का भी एक 3 एकड़ का खेत है और बचपन से लेके खेत में काफ़ी सारे चैलेंजेस देखे, इसलिए मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, उसके लिए एजुकेशन लोन लेके मैं शहर में गया, वहाँ पे पढ़ा और लकीली इंजीनियरिंग के बाद एक इंटर्नशिप के लिए मैं एक एनजीओ में गया था, जहाँ पे मुझे सॉइल टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिला था। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया कि किसान काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और अच्छी खासी जॉब लेके अपने घर को सुधारूं। लेकिन मुझे समझ में आ गया, जब मैं कम्युनिटी को देखता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिनका इनकम ना होने की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि एक रूट कॉज है, सॉइल के ऊपर काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्रो रेंजर्स को स्टार्ट किया, ताकि हम किसानों के साथ काम करें, खेत पे बहुत सारा रिसर्च कर सके और कैसे इस सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करके फार्मर्स का इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए एग्रो तो रेंजर्स। मुश्किलें क्या है, फैमिली सपोर्ट मिला आपको? फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अगर आप देखते हो तो एवरेज एज अभी फार्मर्स का 46 ईयर्स ओल्ड है। तो अभी कम्युनिटी में कोई ऐसा यंग फार्मर नहीं है और फार्मर खुद अपने बच्चों को फार्मर बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। तो जब मैं मेरे पिताजी के पास गया था कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, आपका खेत दे दो, तो उन्होंने मुझे सीधा घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये खेत में काम करेगा तो उनके पास एक सोसाइटल प्रेशर है कि लोग पूछेंगे, अरे आपके बेटे ने इंजीनियरिंग किया तो वो खेती में क्या कर रहा है। मैं उस वक्त उनको कन्विंस तो नहीं कर पाया था,
लेकिन अभी अगर वो होते तो शायद मैं उनको कन्विंस कर लेता और वो मेरे लिए प्राउड होते, क्योंकि अभी हम अभी नहीं है इतने वो। सारे किसानों के साथ काम करें. father- अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम इन कोविड. ओके, तो उसके देख नहीं बाद पाए आपकी सफलता। हाँ, हमारी सफलता नहीं देख पाए. हम्म। लेकिन अगर वो होते तो बिल्कुल प्राउड होते ओके, हमारे तो काम आप के लिए. कह रहे हैं कि कोई भी फार्मर नहीं चाहता कि वो अपने बेटे को किसान बनाए। यस, ओके, तो एक बड़ी चीज़ है, खाने को सबको चाहिए, बिल्कुल लेकिन खेत में कोई नहीं जाना चाहता। बिल्कुल. क्यों? क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है जो फार्मर को सपोर्ट नहीं करते हैं. क्योंकि अगर आप देखोगे फार्मर्स मेजरली 4 से 5 प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा जूझता है. ये जो क्लाइमेट है ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. और खेती का सबसे बड़ा नुकसान ये क्लाइमेट चेंज करता है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर का सबसे बड़ा नुकसान होता है. दूसरा ये जो प्रॉब्लम है, सॉइल क्वालिटी ख़राब हो चुकी है. तीसरा जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब जो फार्मिंग में उपज लगती है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है फार्मर्स को. और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जिसका पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है और जो मार्केट पॉलिसीज़ है वो कभी फार्मर्स के फेवर्स में है ही नहीं. तो उनको कभी भी अच्छा रेट नहीं मिलता है. कुछ फार्मर्स को अच्छा रेट मिल जाता है, उनकी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी बन जाती है. लेकिन बहुत सारे फार्मर्स को अच्छा रेट नहीं मिल जाता है. Okay. जब फार्मर्स को अच्छा रेट मिलने स्टार्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन कर देती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मुश्किलें आती है फार्मर्स को. और इसलिए फार्मिंग में कोई नहीं आना चाहता है, या फार्मिंग को माइग्रेट करके लोग सिटी में जाते हैं और जॉब्स दूसरे जॉब्स करते हैं और वहाँ पे उनका लाइवलीहुड सस्टेन होता है. लेकिन अभी ये हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो किसी किसी तरीके से फार्मिंग में आ रहे हैं, तो उससे किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा? जी, अगर बड़े लोग इस फील्ड में आएंगे तो काफ़ी खेती का कारपोरेटाइजेशन हो जाएगा. और बेसिकली जो फूड है जो आगे जाके ग्रो होने वाला है वो सब कंट्रोल किसी कंपनी के पास आ जाएगा. तो फार्मर्स के हाथ में इतना पावर और इतनी पॉलिसीज़ नहीं होंगे. तो इसलिए हम चाहते हैं कि फार्मर्स का एक खुद का एक सिस्टम हो जो ऐसे पॉलिसीज़ के लिए काम करे. वो खुद का एक अपनी कंपनी खड़ी करके इस ऐसे पॉलिसी के अगेंस्ट खड़ा रहे. क्योंकि अगर ये कारपोरेटाइजेशन हो जाता है तो फार्मर्स अपनी खुद की लैंड ही खो देगा. वो एज ए लेबर काम करेगा दूसरे कंपनीज के लिए. इवन अपने खुद के लैंड पे वो एज ए लेबर काम करेगा. तो हम नहीं चाहते कि कोई भी किसान नौकर जाना जाए अपने खेती में काम करने के लिए. तो ये खुद फार्मर बिजनेसमैन बन सकता है, खुद खेती अच्छे से करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है. तो हम चाहते हैं कि फार्मर ऐसे खेती करे और उनके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम अभी बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं. ये अभी इलेक्शन हुए, अब तो हो गए, हाँ, तमाम ये बड़ा एक मुद्दा रहा फार्मिंग का, किसानों का मुद्दा रहा. अभी इलेक्शन के ठीक पहले किसानों ने फिर एक बार जो आजमाइश की थी गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली में घुसने की, दिल्ली घेरने की. भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किसानों के सामने, और गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं समझ पा रही है? और जो खेती है, कहते हैं कि भारत गाँव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, उसी भारत में किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? जी, किसान जो अभी जितने भी हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं या उस वजह से जितने भी हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट के सामने मांगे रख रहे हैं, बहुत सिंपल पॉलिसी है कि वहाँ पे एमएसपी होना चाहिए. तो अगर वो एमएसपी नहीं मिल रहा है फार्मर्स को तो वो कभी सस्टेन हो ही नहीं सकते. ओके, हमें कुछ शौक नहीं है कि हमारा काम धाम छोड़ के हम वहाँ पे जाए और धरना दे के बैठे. हमें खुद हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है. और वो किसान अगर खुद अपना खाना भी नहीं सिक्योर कर पा रहा है अगर इस पॉलिसीज़ की वजह से, इसलिए वो किसान वहाँ पे आना चाहते हैं. तो गवर्नमेंट के लिए एक ही कहना है कि आप हमारी बात एटलीस्ट सुनो. जो थोड़े बहुत अच्छे पॉलिसीज़ है उनको इंक्लूड कर दो. मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमें एक एमएसपी दे दो ताकि हमारे फार्मर्स का एक डिसेंट इनकम बन जाए. अगर आप अभी देखोगे कम्युनिटी में तो फार्मर्स का एनुअल इनकम वैरीज होता है 30,000 से लेके 1 लाख 2 लाख के बीच में. तो ये काफ़ी कम इनकम है फार्मर्स के लिए. अगर उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी कम. फैसिलिटीज़ वो मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पा लेता है. अगर मान के चलो कि उसके फैमिली में कोई बड़ा दुविधा हो जाती है, हॉस्पिटल की इमरजेंसी आ जाती है, तो वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता है अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं. तो इस सारे चैलेंजेस की वजह से ये खेती में से जो इनकम आता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है इन सब चीज़ों को सर्वाइव करना. इसलिए हमारी गवर्नमेंट के सामने यही मांग है कि किसानों को एक अच्छी एमएसपी मिलेगी तो चीज़ें एमएसपी मिलेगी तो काफ़ी सारी चीज़ आपका गोल क्या है लाइफ का?
जी, हमारा गोल है कि ये एग्रो रेंजर्स के माध्यम से कुछ 10 लाख किसानों का एक ग्रुप बनाया जाए। इन 10 लाख किसानों को हम सपोर्ट करें ताकि आगे जाके इनकी एक मूवमेंट बने और ये खुद अपनी एक सिस्टम तैयार करे जिसमें से उनको खुद को एक सस्टेनेबल इनकम हो, अपनी खेत वो सस्टेनेबल कर सकते हैं, अपनी सॉइल क्वालिटी वो सुधार सकते हैं, जो वातावरण में चीज़ें हो रही है जिनकी वजह से उनके लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें कि जिससे वातावरण को भी एक फ़ायदा मिले और उससे अपना खुद का भी एक घर का वो अच्छे से इनकम जनरेट करे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, हॉस्पिटल की सुविधाएं ले सकता है और भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ नेसेसरी है वो ले सकता है। ठीक, आप इस पे काम कर रहे हो, अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहे, आपसे कोई सपोर्ट लेना चाहे, आइडियाज़ लेना चाहे, तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? आपका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर ईमेल कुछ भी जो आप शेयर करना चाहो? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई हमें कांटेक्ट करना चाहता है और हमारे साथ जुड़ जाना चाहता है तो हम उनका वेलकम करते हैं। चाहे वॉलंटियरिंग तौर पे हो या कोई किसान देश के जुड़ना किसी भी चाहता है, हिस्से से। किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। वो हमारे मॉडल समझ के, सीख के वो अपने एरिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम उनके लिए पूरी ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है। वो हमारे वेबसाइट के थ्रू रीच आउट हो सकते हैं जो www.agrorangers.org है और AGRONGERS.org। तो ये हमारी वेबसाइट है और ईमेल पे भी आप रीच आउट कर सकते हो जो है SIDDHESH@AGRORANGERS.org, siddhesh@agrorangers.org। सिद्धेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको Thank you so much. अवार्ड मिल रहा है, ये ऑब्वियसली तमाम लोगों के लिए गर्व की बात है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए गर्व की बात है। तो सिद्धेश की कहानी ये बताती है कि भारत के तमाम हिस्सों में जो नई पीढ़ी है, जो अम्बेडकराइट है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की है, वो किस तरीके से अपनी प्रतिभा के बूते आगे बढ़ रही है। और भले ही भारत में उनके काम को ना पूछा जा रहा हो, दुनिया में उनके काम को सराहा जाने लगा है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।